अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जंतर की बतौर सब्ज खाद काश्त के हवाले से। हमारे वो काश्तकार हजरात जिन्होंने गंदम के बाद कोई और फसल नहीं लगानी बल्कि आगे मौसमी यानी कि मकई जुलाई के महीने से शुरू होता है अमूमन, या धान की फसल काश्त करनी है, तो उनके पास मई और जून 2 महीने मौजूद है। गंदम की कटाई मुकम्मल करने के बाद ज़मीन में हल चलाएं। आप सिंगल हल से भी गुजारा कर सकते हैं, अगर दोहरा चला लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद उसे पानी से भर दें। जब पानी खड़ा हो जाए तो खड़े पानी के अंदर 15 से 20 किलो जंतर का छटा कर दें। अब इसमें वैरायटी कौन सी हो, इस तरह की झंझट में आपने नहीं पड़ना, क्योंकि हम बतौर सब्ज खाद काश्तकार हैं, तो आपको बाज़ार से जो भी जंतर का बीज मिलता है उसका उगाव हो अच्छा, तो वो आप छट्टा कर दें और कोशिश करें छट्टा दोहरा करें। एक दफ़ा मशरिक मगरब और दूसरी दफ़ा शुमाला जनूब, ताकि पूरे खेत के अंदर यकसा उगा हो, और यकसा जब हम उसको रोटावेट करें तो पूरे खेत के अंदर बराबर जो है वो नमियाती मादा जज़ब हो, दाखिल हो। अब जब आपने इसकी काश्त कर ली तो इसके ठीक 1.25 महीने बाद, या यूं समझ लें 40 से 50 दिन के बाद, आपने इसी जंतर की फसल को ज़मीन के अंदर रोटावेट कर देना है। और रोटावेट करने के बाद आपने हल्का सा पानी लगाना है, और अगर पानी के साथ फी एकड़ 10 से 15 किलो नाइट्रोजन भी फ्लड कर दें तो सोने पर सुहागा। इसकी वजह क्या है ये भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जंतर आप महीने की फसल भी तो रोटावेट कर सकते हैं, उसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जंतर आपका बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि आप वो 70 दिन पे ले जाते हैं, उस वक्त रोटावेट करें तब भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसकी आखिर वजह क्या है? आपने एक नाम सुना होगा, कार्बन नाइट्रोजन का तनासुब, CN रेशो। जब फसल कच्ची होती है, लश ग्रीन होती है, उसने ज़मीन से पानी जज़ब किया हुआ होता है, नाइट्रोजन ली हुई होती है, दूसरे अनासर लिए हुए होते हैं, तो उस वक्त इसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि उसका जो ड्राई मैटर है, यानी जो उसका मवाद है जिसे हम नमियाती मादा कहते हैं, वो निस्बतन कम होता है, यानी CN रेशो बेहतर होती है। जैसे फसल पकने के करीब आती है तो सख्त होती जाती है, लकड़ी भी सख्त होती जाती है, और इसके अलावा उसका नमियाती मादा तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस्तेमाल हो चुके होते हैं, और नाइट्रोजन का लेवल वो कम होता है। तो जब आप बहुत बड़ी फसल को ज़मीन के अंदर इनकारपोरेट करेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन कम होगी, जिससे क्या होगा, CN रेशो जो है वो बढ़ जाएगी। जबकि अगर आप बिल्कुल ही छोटी फसल को इनकारपोरेट करते हैं तो फिर उससे नाइट्रोजन तो मिलेगी इजाफी, लेकिन उसमें नमियाती मवाद इतना नहीं होगा कि वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन की इस्लाह कर सके। तो इसलिए 40 से 50 दिन के बाद जब आप इसको रोटावेट करेंगे तो ये जो CN रेशो है वो एक मुनासिब लेवल पर होती है, यानी आपकी ज़मीन में नमियाती मटीरियल भी ऐड हो जाएगा और साथ में नाइट्रोजन का भी इजाफा होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो नाइट्रोजन की दस्तियाबी बेहतर हो जाती है, दूसरा अगर आप ज़मीन को खाली रखते हैं तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो गैर अवेलेबल शक्ल में होते हैं वो अवेलेबल शक्ल में नहीं आते। जबकि अगर आप इसमें फसल लगाते हैं तो ये जो जंतर की फसल है ये उसमें से फास्फोरस भी लेगी, नाइट्रोजन भी लेगी, पोटाश भी लेगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेगी, तो वो इस फसल का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये फसल डिकम्पोज होती है, दोबारा गलती सड़ती है, तो वो अवेलेबल शक्ल में, दस्तियाब हालत में ज़मीन में आ जाते हैं, जो अगली फसल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा जब आप ज़मीन के अंदर जंतर को रोटावेट करते हैं तो आप नोट कीजिएगा, ज़मीन के जो भुरभुरापन है उसमें इजाफा होता है। पानी आप लगाएंगे, ज़मीन देर देर तक जज़ब रखेगी, और वो पानी जो सिर्फ ऊपर वाली तह तक रह जाता है, नीचे नहीं जाता, यानी इनफिल्ट्रेशन वो भी बेहतर होती है, पानी गहराई तक जाता है और ज़्यादा देर तक ज़मीन पानी को जज़ब रखती है। इसके अलावा नमियाती मादे का क्योंकि लेवल बढ़ता है तो वो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट जो पहले गैर दस्तियाब थे, यानी कि अवेलेबल शक्ल में नहीं थे, वो भी अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बात की कि जब आपने फसल को रोटावेट करना है उसके बाद हल्का सा पानी लगा देना है, और साथ में 10-15 किलो यूरिया अगर दे दें तो सोने पर सुहागा। उसकी वजह यह है कि जब हम इतनी ज़्यादा फसल को ज़मीन के अंदर रोटावेट करते हैं तो ये जो नमियाती मादा है वो तो एक मटेरियल हमने डाला ना, ऑर्गेनिक मटेरियल, इसको डीकम्पोज करने के लिए, गलाने सड़ाने के लिए
रिसाइकल करने के लिए जो बैक्टीरिया काम करते हैं उन्हें अपने लिए खुराक चाहिए, तो ज़मीन में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है वो खुद इस्तेमाल कर जाते हैं। तो अगर हम इजाफी 10-15 किलो नाइट्रोजन साथ दे देंगे तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो जो हमारी सॉइल नाइट्रोजन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और अच्छी तरह डिकम्पोजिशन होगी इस नमियाती मवाद की, जिससे क्या होगा जब आप अगली फसल काश्त करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको रेडीमेड हालत में मिलेंगी और फसल की बढ़ोतरी बेहतर होगी। अगर आपने ऐसा ना किया तो जब आप अगली फसल को शुरू में खाद डालते हैं तो वही बैक्टीरिया खाद इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये अक्सर आपने नोट किया होगा, जिन दोस्तों ने बीओपी इस्तेमाल की हो बगैर यूरिया के, तो उन्होंने ये देखा होगा कि फौरी फसल जैसे ही उगती है गंदम की खासकर, तो वो पीली होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन तो है नहीं। तो वो जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन थी, तो जो उस बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर बीओपी वाला उसके ऊपर अमल करना था, वो नाइट्रोजन तो खुद ही यूज़ कर जाते हैं, जिससे क्या होता है ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अच्छा, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आपने जंतर की फसल को जब भी रोटावेट करना है उसके मैक्सिमम 25 से 30 दिन बाद अगली फसल काश्त हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने जंतर की फसल काश्त की, उसको रोटावेट किया और फिर उसके बाद 2 महीने ज़मीन पड़ी रही, तो जो आपने किया वो सारे का सारा डिकम्पोज हो जाता है, तो वो अगली फसल को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। इसीलिए आपने इस तरह से टाइमिंग एडजस्ट करनी है कि मसला अगर आप आज काश्त करते हैं तो उगाओ के 40 से 50 दिन के बाद और फिर उसमें 1 महीना ऐड कर दें, यानी तकरीबन 80 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हम कह लें कि 70 या 2 महीने, तो उसके बाद अगली फसल लग जानी चाहिए। तभी वो जो न्यूट्रिएंट्स है उस वक्त वो अवेलेबल शक्ल में होते हैं और आपकी अगली फसल को फ़ायदा देना शुरू कर देंगे।